ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने के लिए 1 जनवरी 2022 से आपका पसंदीदा चैनल टाइम्स नाउ नवभारत एसडी पर भी उपलब्ध होगा। आज टाइम्स नाउ नवभारत के मंच पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मंच से टाइम्स नाउ नवभारत एसडी की शुरुआत की। 1 जनवरी 2022 से टाइम्स नाउ नवभारत एसडी की शुरुआत होने जा रही है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स नेटवर्क को बधाई दी और भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी। तारीख नोट कर लीजिए, 1 जनवरी 2022। गिनती के दिन बाकी। नए साल पर आपको सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है। आपका चैनल टाइम्स नाउ नवभारत एसडी में आने वाला है। आज दिल्ली में इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ समिट में किया। टाइम्स नाउ नवभारत, अब बदलेगा भारत, बनेगा नवभारत। 1 अगस्त 2021 टाइम्स नाउ नवभारत एचडी लॉन्च हुआ। आज नई शुरुआत करी, इसलिए पूरे टाइम्स नाउ ग्रुप को, नाविका जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से टाइम्स ग्रुप पत्रकारिता में इसका एक इतिहास है, इसमें भी आगे बढ़े, ऐसी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। टाइम्स नाउ नवभारत एचडी का एक नया अवतार। टाइम्स नाउ नवभारत गर्व से प्रस्तुत करता है टाइम्स नाउ नवभारत एसडी। अभी तक टाइम्स नाउ नवभारत को आप दर्शकों का जितना भरोसा मिला, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे समेटकर अब हम देश के घर घर में आप तक पहुंचने वाले हैं। अगस्त 2021 भारत के मीडिया जगत में गूंजा एक नारा, अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। यही हुंकार थी टाइम्स नाउ नवभारत की। 1 अगस्त 2021 टाइम्स नाउ नवभारत एचडी लॉन्च हुआ। इसी साल 1 अगस्त को टाइम्स नेटवर्क का हिंदी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत एचडी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुआ। सिर्फ 3 महीने में कई ऐसे खुलासे हमने किए जिसका प्रभाव देशव्यापी रहा। हमारे एक से बढ़कर एक शो आप दर्शकों को पसंद आ रहे हैं। आशीर्वाद के तौर पर आपका फीडबैक हर दिन मिल रहा है। आगे हम बहुत कुछ और लेकर आ रहे हैं। अंग्रेजी में नंबर 1 रहने के बाद अभी हम हिंदी में आए हैं। अगस्त में हमने टाइम्स नाउ नवभारत एचडी चैनल लॉन्च किए हैं। अभी उसके बाद ईटी नाउ स्वदेश भी आया था अक्टूबर में। दोनों चैनल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और अभी हम जनवरी में हिंदी चैनल को एसडी में ला रहे हैं, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा भारतवासियों को ये चैनल हम पहुंचाने की हमारा संकल्प है। वो दर्शक जिन्हें ये समझने में उलझन हो रही है कि एचडी और एसडी तकनीक होती क्या है, इसमें फर्क क्या है, उन्हें हम मोटे तौर पर ये अंतर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। एचडी यानी हाई डेफिनेशन और एसडी यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन। एचडी की पहुंच सीमित दर्शकों तक है, वहीं एसडी घर घर तक पहुंचता है। 1 अगस्त 2021 टाइम्स नाउ नवभारत एचडी लॉन्च हुआ। हमारी तैयारी पूरी है, आप तैयार रहें, अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। अब बदलेगा भारत, बनेगा नव भारत। टाइम्स नाउ नवभारत गर्व से प्रस्तुत करता है टाइम्स नाउ नवभारत एसडी। और बात भोपाल अग्निकांड की। कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने की घटना के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। सरकार ने 3 अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया, जबकि एक को निलंबित कर दिया गया है। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ल, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे, कमला नेहरू अस्पताल के संचालक के दुबे को उनके पद से हटाया गया, जबकि सीपीए विद्युत विंग के उपयत्री अवधेश भदौरिया को निलंबित किया गया। डॉक्टर अरविंद राय गांधी मेडिकल कॉलेज के नए डीन होंगे, तो वहीं डॉक्टर दीपक मरावी को हमीदिया का नया अधीक्षक बनाया जा रहा है। डॉक्टर अरविंद राय सर्जरी विभाग के एचओडी हैं। डॉक्टर मरावी ऑर्थोपेडिक्स के सीनियर डॉक्टर हैं। हमारे सहयोगी गोविंद गुर्जर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
गोविंद, अग्निकांड में आज फिर खबर आती है कि कुछ बच्चों की जान चली जाती है। बच्चों की जान लगातार जा रही है, 2 दिन बाद फिर बच्चों की जान जा रही है। इस मामले में जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी ठहराई गई और कार्रवाई क्या क्या हुई अभी तक? देखिए, कार्रवाई के नाम पर जो तमाम अधिकारी हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अस्पतालों से जुड़े हुए हैं, चाहे तो डीन हो, जो गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन हैं उनको हटाया गया है, अधीक्षक जो हैं हमीदिया अस्पताल के उनको हटाया गया है, और गैस राहत के जो प्रभारी थे उनको हटाया गया है। तो और इसके अलावा एक और 4 अधिकारियों पर गाज तो गिरी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और सच्चाई भी छुपाई जाती है। टाइम्स नाउ नव भारत कल ही ये तफसील से बता रहा था कैसे तमाम परिजन बिलख रहे थे अपने बच्चों के लिए। कोई परिजन कह रहा था कि उनके बच्चे को डेथ घोषित कर दिया गया है, लेकिन उनके बच्चे का नाम उन 4 बच्चों में शामिल नहीं है जिनकी मौत की सरकार ने घोषणा की, मंत्री विश्वास सारंग ने घोषणा की। और कई परिजन अपने बच्चों को खोज रहे थे, और जब अब जो तस्वीरें छुपाई गई थी उस दौरान किसी ने कैमरे से शूट की, वो सामने आ रही हैं, तो अंदर का जो दृश्य काफ़ी भयावह है। दर्जनों बच्चों को एक साथ लेटा गया है, तमाम ड्रिप्स उनकी नाक से लगी हुई हैं। जो खबर सामने आ रही है कि फायर सेफ्टी मेजर्स के अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखा गया था, और जो वेंटिलेटर थे वो 10-10 साल पुराने थे जिन्हें एक्सटेंशन के सहारे चलाया जा रहा था। तो ऐसी तमाम लूप होल्स निकल कर सामने आ रहे हैं। सरकार भले ही लाख दावा करे कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू हैं और बेहतर हैं, लेकिन इस घटना ने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि किलकारियों का कत्ल हुआ है और इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता है। इसके अलावा क्राइम अपराध तो है ही। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये भी मांग कर रही है कि आपराधिक मामला भी दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। गोविंद, क्या संभावनाएं हैं कि डेथ रूल और बढ़ जाए? देखिए, संभावनाएं तो ऐसी हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक बच्चे की भी मौत हो, लेकिन सच्चाई कड़वी है, काफ़ी हतोत्साहित करने वाली है, दिल को झकझोर देने वाली है कि जो 4 मृत्यु बताई गई थी, अब जब परत दर परत स्थितियां सामने आ रही हैं तो 10 से 12 मृत्यु हो चुकी हैं बच्चों की, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, इस ट्रेजेडी में जिनकी जान चली गई। तो अभी भी कई बच्चे क्रिटिकल हैं, जैसा कि सरकार ने आधिकारिक घोषणा 4 की थी, लेकिन संख्या इससे 2 गुनी और 3 गुनी तक है। बिल्कुल, शुक्रिया गोविंद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। 2 बच्चे थे, तुमने उसमें जब अंदर जाते जाते तो हुजा ही नहीं, इतना खतरनाक धुआं निकला। तो बच्चे कैसे हैं अभी? बच्चे में तो दिखे नहीं, मेरे को दूध दर के बाहर ही आया था, मैं इतने आग हो गई उसमें। मेरी बीबी सुल्तान अस्पताल में, भाई साहब मैं दूध लेकर आया था बच्चों के लिए, इतनी सी डब्बी में। हम तो घर जा रहे थे, भैया मिलने ही नहीं दे रहे थे, सब लोग बहुत दौड़ मच गई, बच्चों को लेने, घर से बच्चों को लेने नहीं दे दिया। जिस अनहोनी का डर था वही हो गया, जिस बात का भय था वही सच हो गया। भोपाल अग्निकांड में 12 नवजातों के सांसों की डोर थम गई। 4 नवजातों की मौत की मनहूस खबर मंगलवार को ही आई थी। 8 मासूमों के चले जाने की मातम से भर देने वाली सूचना अब आई है। छत्तीस घंटे में करीब उसके बाद 8 बच्चों की मृत्यु और हुई है, जो दिमाग में सांस नहीं ले पाते, बर्थ एस्फिक्सिया, लो बर्थ वेट, जिनको वैसे ही सांस लेने में दिक्कत होती है, इस तरह के बच्चे प्री मैच्योर और लो बर्थ वेट बेबीज ही हैं। सोमवार शाम भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में पीडियाट्रिक वार्ड में आग लगी। मंगलवार को सूचना आई कि आग लगने की वजह से 4 बच्चों की मौत हुई है, पर इस आंकड़े पर परिजन ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके बच्चे नहीं मिल रहे। आखिरकार यह आशंका सच में तब्दील हो गई। मौत का आंकड़ा 12 पहुंच गया। ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, क्योंकि जांच के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ACS मोहम्मद सुलेमान जी को जांच के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद ही सब चीजें पता लगेंगी। आंसुओं का ये समंदर है, सिसकियों का सैलाब है,
दर्द का वो दरिया है जो बहता ही जा रहा है। इसका गुनहगार कौन है, इसका मुकम्मल जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। आग कैसे लगी, नन्ही सांसों की डोर क्यों टूटी, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। दूध लेकर गया था, एक इतनी सी डब्बी में दूध दर के 10 मीटर से गया होगा, मात्र इतने में इतना धुआं कि उसमें हुजा ही नहीं। और बच्चा खुचा और सिस्टरों ने अंदर नहीं जाने दिया, बाहर धकेल दिया। मैं कांच तोड़े, मैंने देखो ये मेरे हाथ में जो आग धुआं निकल जाएगा धुआं। और बताओ मैं आपको 25 कांच तोड़े होंगे मैंने, तो धुआं निकल जाएंगे तो चोरा चोरी बच जाएंगे। लेकिन उन्होंने कांच नहीं तोड़ने दिया, सब चोरा चोरी को नहीं दिया। मेरी बच्ची है 8 साल की, ऑपरेशन हुआ ही था तुरंत वहाँ, और अभी मुझे मिलने नहीं दे रहा है। और मतलब सुबह बोले कि तुम्हारी लड़की को 8 बजे दे देंगे, खत्म हो चुकी। अब कह रहे हैं थोड़ी जिंदी है। मैंने कहा हमको देख लेने दो, ना रात को देखने दिया मुझे, ना अभी देखने दे रहा। मेरी हालत देखो आप। बच्चे हैंगे ऊपर और 3 घंटा से इंतजार कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है। भैया एक जने चल जान दो, हमारे बच्चे बाहर हुए। और नहीं तुम नहीं जान दे रहे तो बच्चों हमें बता दो। आपके बच्चों को आपको दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता? हम लोग इतने रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सवाल सैकड़ों हैं पर सच एक है, 12 मासूमों को लापरवाही ने मार डाला। ऐसा इसीलिए क्योंकि अस्पताल में आग से बचाव के इंतजाम नहीं थे। अस्पताल में ऑटोमेटिक हाइड्रेंट खराब था। अस्पताल ने 15 सालों से फायर डिपार्टमेंट की एनओसी ली ही नहीं थी। कागजों में ही अस्पताल का ऑडिट हुआ था। इन्हीं सरकारी लापरवाहियों का दर्दनाक परिणाम निकला। आग लगी और 12 मासूमों की जिंदगी दुनिया देखने से पहले ही जल गई। काश मासूमों की मौत के जिम्मेदार लोगों का हिसाब हो। काश उन परिवारों को इंसाफ मिले जिनके बच्चे जल गए और जल गए जिनके सपने। गोविंद गुर्जर, भोपाल, टाइम्स नाउ, नव भारत। A military alliance. It is a conversation shop where the 4 powers bring their concerns together and they see if they can find some help from one of the other 3 to achieve their goals. It's a friendship forum which can possibly lead to an alliance. But considering where India is right now with its weapons technology, its ambitions, its problems with the Pakistanis, this is honestly a more realistic approach to any sort of long-term relationship building than an alliance would be. Because a real alliance, a direct alliance between Washington and India would mean that you'd have American troops in Kashmir. Do you want that? Because we don't. But if we have a situation where we can talk about things like Kashmir, talk about things like Islamabad, and bring in the Japanese for some economic strength and the Australians for that creativity that they always bring to every relationship, this is exactly what India needs right now. In many ways, this is better than an alliance. Okay. Just a clarification for Indians from somebody sitting in the US and somebody who sort of understands. And I'm in the context of what happened last year, not last year, a few months back, US had blocked supplies of the vaccine, raw materials for some time. That's something that did not go very well with the public at large here. Anywhere. The whole it didn't go well anywhere. Yeah, the friendship thing suddenly sort of looked like these guys can't be trusted. So what would you sort of... America First is not simply the slogan of Donald Trump. It is the functional foreign policy of Joe Biden. And I really don't expect that to change in the next couple of presidents. The United States, like India, will always look out for its own interests first. And then if it is capable, it will look to its friends and allies for either assistance or to give assistance. That's just how foreign affairs work. But something that's critical to remember about this specific instance, the technology in question, the mRNA vaccine, there are very few facilities in the world that can process it. And at the time that this was going on, they were all in the United States. So even if the United States had provided the raw materials to someone else, it would have just sat in a warehouse. It couldn't have been turned into vaccine, which of course raises the question of what's next with the vaccines. I get you. This is basically, why I'm saying this is, and again, you and I may not really be able to make a statement on this, but still, I'm airing what I'm thinking, and I think I was expecting, I'm expecting your thoughts on this subject.
India has a history. First of all, it fancies itself as one of the earliest civilizations, about 4,000 or 5,000 years old, and there is historic evidence of that, and therefore we consider ourselves as a sort of a primal world power. Once upon a time, we were whatever, and then we have a very painful 300 years of colonial period, because of which there is a sort of there is a, I wouldn't say a fear, or sort of an anxiety when it comes to dealing with other powers. And therefore, ever since we got independent for the last 75 years, we've always been wary of, getting into close friendships and alliances with world powers, whether it was the USA and USSR during the Cold War, and so on and so forth. So, for the first time, I think, in the last 20 years now, ever since the US supported, nuclear raw materials, there was that embargo which was lifted, I think, around 2007 or 8. There has been a warming up and thawing of relationship between India and the US. And then, of course, there was the theatrics or the dramatics of the last president with our Prime Minister, where there was a lot of, back-thumping camaraderie which was on camera. All that leads us to believe that things are getting better, and then suddenly this kind of a thing happens, and then you sort of the antenna goes up that we should really not trust these guys. That's all. Sure. No, I totally get it. Let me do the same thing for Indians that I do for Americans. Let me give you some perspective. The reason that India did so poorly during the colonial period was that the British were industrialized and India was not. For 300 years, the British literally brought a gun to a knife fight. So of course it turned out the way that it did. But India is not unindustrialized anymore. Does the country have faults and shortcomings? Of course, we all do. But it is much closer to an even fight, and there is no industrialist power in the world that could impress its will upon India. India is here for good. That is not going to change. And the sooner that Indians kind of metabolize that fact and get the confidence that comes from it, from reality, I think the better off you'll be. वहीं यूपी चुनाव नजदीक है और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां और दौरे कर रहे हैं। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। आज सुबह सुबह योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, यहां मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद वो जीका वायरस पीड़ितों के परिजनों से मिलने और हालात का जायजा लिया। कानपुर के बाद मुख्यमंत्री योगी मथुरा पहुंचे, यहां हुनर हाट का उद्घाटन किया। योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के शहरों का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में इन दौरों के मायने क्या है? जाहिर सी बात है, चुनाव पास है, ऐसे में दौरे योगी का चुनावी रथ हैं। देखिए कैसी है योगी की तैयारी। यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियों की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में आज योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे। कानपुर पहुंचने के बाद सीएम योगी सबसे पहले कानपुर के गुरुदेव चौराहे पर बने मेट्रो डिपो गए। यहां उन्होंने मेट्रो के ट्रायल रन की तैयारियां देखी और फिर ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया बुरी तरह प्रभावित हुई। अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। इस सब के बावजूद तय समय सीमा से पहले आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर के फर्स्ट फेज के इस कार्य को पूरा करने और तय समय सीमा के पहले ट्रायल रन के लिए मैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को हृदय से बधाई देता हूं। कानपुर वासियों को मैं अग्रिम बधाई देता हूं कि
अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर कानपुर वासियों को मेट्रो की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ के कानपुर पहुंचने के मायने मेट्रो ट्रायल के उद्घाटन से काफी ज्यादा है। इसके मायने काफी बड़े हैं। चंद महीनों में चुनाव है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ अपनी विजय रथ लेकर निकले हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप योगी की हाल फिलहाल की रैलियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 5 नवंबर को आजमगढ़, 6 नवंबर इटावा और औरैया, 8 नवंबर कैराना और रामपुर, 9 नवंबर शाहजहांपुर, लखनऊ और बदायूं। चुनाव में वक्त कम बचा है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ कम वक्त में ही अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए यूपी की जनता को सौगात पर सौगात दे रहे हैं। 5 नवंबर को आजमगढ़ में उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जल्द लोकार्पण का ऐलान कर दिया। 6 नवंबर को इटावा में 450 करोड़ की 48 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 6 नवंबर को औरैया में 280 करोड़ की लागत से बने राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। 109 करोड़ की लागत की 12 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 7 नवंबर को लखनऊ में 1100 करोड़ की धनराशि स्कूली बच्चों के अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी। 8 नवंबर को शामली में 426 करोड़ की लागत की 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 8 नवंबर को ही रामपुर में 64 करोड़ की लागत से 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 9 नवंबर को शाहजहांपुर के जलालाबाद में 269 करोड़ की 131 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 9 नवंबर को ही शाहजहांपुर के खिरनीबाग में 226 करोड़ की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बीजेपी इस बार यूपी में 300 पार का नारा लेकर निकली है और इसी नारे को साकार करने के लिए योगी आदित्यनाथ का विजय रथ निकल चुका है। अब ये विजय रथ चुनाव परिणाम पर कितना असर डालेगा, ये वक्त ही बताएगा। कानपुर से आदर्श सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। कानपुर के बाद योगी आदित्यनाथ धार्मिक नगरी मथुरा पहुंचे। वृंदावन में सीएम योगी समेत कई मंत्रियों ने संतों के साथ भोजन किया। ब्रजराज उत्सव में मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ शामिल हुए। इससे पहले योगी ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी में संतों को संबोधित किया और फिर संतों के साथ भोजन किया। इसके बाद सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हुनर हाट के पास पहुंचे। इसका मकसद भारत की पारंपरिक पुश्तैनी कला को प्रोत्साहन देना और बाजार मुहैया कराना है। इस हुनर हाट में 30 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 400 दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर शामिल हैं। मथुरा में हुनर हाट संतों के साथ की तस्वीरें आपको दिखाई। सीएम योगी आज कानपुर के दौरे पर पहुंचे और जीका वायरस के पीड़ित मरीजों के परिजनों से मुलाकात की। कानपुर शहर में जीका वायरस बेकाबू होता जा रहा है। 105 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इसी के मद्देनजर योगी ने इंटीग्रेटेड जीका वायरस कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। कानपुर में जीका वायरस से जुड़े हुए 105 पॉजिटिव केस पिछले 1 महीने के अंदर पाए गए हैं, जिनमें से 17 नेगेटिव भी हो चुके हैं। 5 वार्ड इससे विशेष रूप से प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नगर निगम ने सामूहिक रूप से एक अभियान चला करके तो कानपुर में जीका वायरस कहर मचा रहा है, तो पूरे यूपी समेत देश के कई राज्यों ने डेंगू का कहर मचा रखा है। हर गुजरते दिन के साथ केस बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों में बेड्स की कमी पड़ती जा रही है। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। देश के बड़े शहरों के अस्पताल आजकल मरीजों और उनके परिजनों से इसी तरह खचाखच भरे हैं। भीड़ ऐसी है कि बेड नहीं मिल रहे, दवाइयां नहीं मिल पा रही, इलाज नहीं हो पा रहा है। मलेरिया की, डेंगू की ज्यादा करे। डेंगू के ज्यादा है। हमारे भी एक छोटे भैया को डेंगू है, उसके 13,000 प्लेट्स आई है अभी। डेंगू के बहुत ज्यादा लोग आ भी रहे हैं, भीड़ भी बहुत ज्यादा है। लंबी लंबी लाइन लग रही है, जगह ही नहीं है। ये दर्द, ये दुखड़ा राजस्थान का है। राजस्थान में डेंगू के केस 12,500 से पार हुए तो स्वास्थ्य विभाग के तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो गए।
विभाग चाहे कुछ भी दावे कर रहा हो, लेकिन हकीकत का धरातल कुछ अलग है, ये मंजर कुछ अलग है। ये SMS अस्पताल, राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी, जहां का ये अस्पताल है SMS सवाई मानसिंह अस्पताल, जहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, लंबी कतारें, भीड़ में बैठे हुए लोग और इंतज़ार करते हुए, अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। डेंगू ने पैर पसार रखे हैं। विभाग बहुत सारे दावे कर रहा है, लेकिन दावों की पोल खोलती तस्वीर हकीकत का धरातल बयां करती है। राजस्थान में डेंगू के केस कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ती जा रही है और स्वास्थ्य विभाग दम भर रहा है कि डेंगू को काबू करने की कोशिशें युद्ध स्तर पर जारी हैं। पर युद्ध स्तर का ये प्रयास किसी को नजर नहीं आ रहा। विभाग ऐसा नहीं है कि सतर्क नहीं है। विभाग ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है। एक्टिव सर्विलेंस हम हाउस टू हाउस करा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी डेंगू की रफ्तार बहुत तेज है। सितंबर से अब तक इसी बीमारी के 2700 मामले आ चुके हैं। डेंगू 9 जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर चुका है। और ये LNJP का फीवर वार्ड है और इसी तरह के लगभग 3 से 4 फीवर वार्ड है जहाँ पे सारे मरीजों को भर्ती किया गया है। डॉक्टर रितु सक्सेना इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, स्थिति क्या है अभी डेंगू के मरीजों की? पर डे में कितने सारे मरीज आपके पास आ रहे हैं? एक्चुअली हमारे पास अराउंड 80 to 100 पेशेंट्स आ रहे हैं जो फीवर का कंप्लेंट लेके आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग यही कंप्लेंट लेके आ रहे हैं, उनके प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं। या तो वो रेफर्ड हैं या तो वो खुद ही अपने टेस्ट बाहर से कराते हैं और दे रश टू लोकनायक। तो उनमें से हम फिर उनके टेस्ट कंफर्म करते हैं यहाँ पे डेंगू के। तो उनमें से जो सस्पेक्ट प्लस कंफर्म केसेस अगर आप कहें तो अभी 70 के अराउंड पेशेंट्स हमारे पास हैं। LNJP हो या फिर दिल्ली का कोई और अस्पताल, डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसे बुखार है, बुखार थे, अब बुखार नहीं है। 8 रोज पहले बुखार आ गया, तो फिर हमने जांच कराई बाहर। जांच कराने में डेंगू निकला। फीवर 105 था इनको, तो फिर इनको हम यहाँ लेके आए लोकनायक। डेंगू की वजह से राजधानी में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए अस्पतालों में इसके लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं। सिचुएशन और खराब होती है और सर्च और भी ज्यादा होता है, उसको देखते हुए हर अस्पताल ने अपनी तरफ से तैयारी की गई है। ये दिल्ली का LNJP अस्पताल है और LNJP अस्पताल में अलग से डेडिकेटेड डेंगू वार्ड भी बनाया गया है। यानी कि ये इमरजेंसी ICU वार्ड है, जिससे कि डेंगू के जो सस्पेक्टेड मरीज हैं या कन्फर्म मरीज हैं, उनकी हालत अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है तो इस वार्ड को डेडिकेटेडली उनके लिए ही बनाया गया है। लखनऊ के अस्पतालों का ये डरावना दृश्य इस बात का प्रमाण है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या उसकी राजधानी, डेंगू जिंदगी के लिए खतरा बन गया है। पूरे प्रदेश में इस साल डेंगू के अब तक 23,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर आमिर हक जब लखनऊ के RML अस्पताल पहुंचे तो वहां का दर्द परेशान करने वाला था। इतना सुधार अब आप देख रहे हैं? सर 1 हफ्ते से है, मतलब सुधार तो है, यहाँ पे बहुत अच्छा है। मतलब बहराइच से यहाँ पे अच्छा इनको सुधार हुआ है और डॉक्टर साहब अच्छे से देख रहे हैं। साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साफ सफाई की ना होने से भी डेंगू फैल रहा है। मेरे इलाके में बहुत गंदगी है। लखनऊ के अस्पताल अलग हो सकते हैं, डेंगू के वार्ड अलग हो सकते हैं, पर तस्वीर कमोबेश हर जगह एक सी है। आप बताएं, आपके पेशेंट कब से एडमिटेड हैं? पेशेंट हमारा 4 दिन से। अच्छा, कितना इम्प्रूवमेंट तब से अब में देख रहे हैं आप? 10%। 5 दिन हुआ है एडमिट हुए। वहाँ साफ सफाई नहीं, नाली भरी है, न जमादारा होता न कोई सफाई करने, न दवाई छिड़कावा होता। साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साफ सफाई की ना होने से भी डेंगू फैल रहा है। उत्तर प्रदेश में जानलेवा डेंगू किस कदर पैर पसार रहा है, उसकी गवाही मुरादाबाद और आगरा भी दे रहे हैं। इन दोनों शहरों के अस्पताल डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों से भर गए हैं। मुश्किल ये है कि ऐसे पेशेंट्स की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बेटे को बुखार आ रहा था 2-3 दिन से, तो उसको एडमिट कराया, वॉमिटिंग हो रही थी, रिपोर्ट में डेंगू आया है उसका, और ऐसे ही मेरी बेटी को भी आज हो गया। देश के तमाम राज्यों में डेंगू की वजह से हालात खराब हैं। इंतजामों के सारे दावों की कलई खुलती जा रही है और स्वास्थ्य महकमा लाचार नजर आ रहा है। सवाल ये है कि ऐसे हालात में जिंदगी कैसे बचेगी? उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि जब हम डेंगू को मात नहीं दे पा रहे हैं तो कोरोना जैसी बड़ी महामारी को परास्त कैसे करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर।
thought or people treat them like as if they have come from enemy country. Earlier they have fought against the Delhi. Earlier they have fought with arms. Today the friction is largely among us, but they have respect for the country. So if today me and Mizoram has some issue, me and Assam, Meghalaya has some issue, it is between us, like the brothers have some dispute. But now I have no fight with Delhi. I have no fight with rest of the India. So once that is the biggest achievement, and once the major fault line is repaired, there will be subsequent problems, and which we need to address now. But if you see, these are issues basically confining us, not confining with West Bengal. We have no issue with Bihar. We have no issue with UP. Today, when a people from UP goes to Mizoram or Meghalaya or Assam, they are treated with respect, that they are our brothers and sisters. We do not use arms against them. So I think problems are there, but the most major problem of alienation, demand for sovereignty from country, from India, those has been addressed. And once that major issue has been addressed, these are issues which can be settled through discussion, through other things. So if you have seen anti-CA protest in Assam, you have seen elsewhere also. So these are not typical to Northeast. When you belongs to a country, so if you see something in Bengal, if you something in Mumbai, you will see that kind of repercussion in Assam also. But the kind of situation we saw between Mizoram and Assam is not typical of any other place. And that too when both of you are NDA allies. The first of thing, again, you have to assess it, because we have competitive claim. When Congress has divided Assam into various states, they have not settled the boundary. They should have settled the boundary, because Assam never objected when Assam was bifurcated into Mizoram, into Meghalaya. Problem was not solved in 1972. They have left it to us. So occasionally it erupts. Now you will be accused that every problem that you have in a BJP-ruled state, you blame it on Nehru, or you blame it on Indira. Unfortunately, most of the problem, I will not say every problem, but most of the problem country has seen because of one family. That is a hard fact. How can you deny that? But when you were in Congress, you could have asked for it to be resolved. Probably that was a wrong address we have knocked. Okay, if you say so. But again, you said that the fight earlier was with Delhi. Now people from everywhere are welcome. Are people from everywhere welcome, even if they are Muslims? ये हेमंत बिस्वा शर्मा का आप सुन रहे थे। ये सुनाएंगे आपको, कि उससे पहले आपको सुनवाते हैं जो कुछ देर पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत की गई थी इसी समिट के दौरान। आपके बारे में कहा जाता है, यू आर द टॉप परफॉर्मर ऑफ मिस्टर मोदीज कैबिनेट। व्हेन पीपल से दिस, जब ये कहा जाता है आपके बारे में, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? नहीं, ये तो आप तय कर रहा है कौन क्या क्या कहना है। मैं तो इतना ही मानता हूँ कि मुझे एक अवसर मिला है देश के लिए काम करने का। प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया है, और इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिर शिपिंग पोर्ट में मुझे अवसर मिला, वाटर रिसोर्सेस में मिला, गंगा को अच्छा करने का मौका मिला, और नमामि गंगे में गंगा शुद्धिकरण का काम करने का मौका मिला जी। तो मैं यही चाहता हूं कि देश के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत बनाने के जो हमारी प्रधानमंत्री की सोच है, उसमें मुझे जो भी काम मिला है वो कितना अच्छा मैं कर सकता हूं वो करने का मैं प्रयास करता हूं। बाकी बातें तो आप लोगों के ऊपर है, आपको क्या लगता है और क्या नहीं लगता आप लोग। वेल, परहैप्स इट्स फॉर दिस रीजन, इसी वजह से प्रधानमंत्री जी आपका पोर्टफोलियो कभी बदलते नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब महाराष्ट्र में 95 में मंत्री बना, मनोहर जोशी जी के मंत्रिमंडल में, तब गोपीनाथ मुंडे जी उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मुझे पीडब्ल्यूडी का काम दिया, और मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट जो समुद्र में बना हुआ है, और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 3 प्रोजेक्ट मैंने उस समय किए। और उसके बाद मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर की लगातार जिम्मेदारी मिली। अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने
ये जो गांव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वो भी बनाने का सौभाग्य अटल जी ने मुझे दिया। मेरे अध्यक्षता में कमेटी अपॉइंट की और मैंने वो योजना तैयार की थी। तभी मैंने नेशनल हाईवे के लिए भी एक योजना तैयार की थी। तो स्वाभाविक रूप से इस काम में लग गया, तो इस काम में मुझे आगे भी जिम्मेदारियां मिलती गई। मुझे तो आनंद है इस बात का है कि मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और अगर हम देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश के आर्थिक प्रगति के लिए, लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट देने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वेलफेयर राज्य में, कल्याणकारी राज्य में यही हमारा कर्तव्य है और हमने उसको अच्छी तरीके से करना, यही इंपॉर्टेंट है। और अभी आजकल में वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन के बारे में भी हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में उपयोग करके अलग अलग फ्यूल लाकर, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी वो लाकर, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन, इस पे काम करके ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे देश की इकोनॉमी को भी कैसे मजबूत करें और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को लाकर हमारी इकोनॉमी को मजबूत कैसे करें। जैसे हमारे किसानों को हम इथेनॉल बनाएंगे तो हमारे किसान भी केवल अन्नदाता नहीं रहेंगे, ऊर्जादाता रहेंगे। और यही कोशिश है कि अलग अलग नए इनिशिएटिव के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये करने की कोशिश कर रहे हैं। जी गडकरी साहब, अब तक जब when we've read your statements, जो आपकी स्टेटमेंट्स आई हैं प्रेस में, आप काफ़ी समय से कह रहे हैं कि आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो है मुंबई पुणे प्रोजेक्ट। अब आगे बढ़ के मुंबई पुणे प्रोजेक्ट तो पहले डिलीवर करा आपने, अब आगे आपका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है? व्हाट इज योर ड्रीम प्रोजेक्ट? व्हाट इज द वन प्रोजेक्ट यू से दैट योर लेगेसी विल डिफाइन यू? नहीं, देखिए, आपने जो शायद बोलते समय आप मुंबई दिल्ली के बारे में पूछना चाहते होंगे, क्योंकि मुंबई पुणे तो मैंने 95, 96, 97 तक उसी समय पूरा किया है जी। मुंबई दिल्ली ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है, 1350 किलोमीटर का, ये 1 लाख करोड़ का है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2023 में दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाए और उसी प्रकार से जोरों में काम चल रहा है। अभी मैं जाकर आया हूँ और ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और इसके साथ मैं करीब 22 और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, जो विशेष रूप से अभी आपने देखा होगा दिल्ली से देहरादून हम बना रहे हैं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से हमारे चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर करीब 6.5 घंटे में, और नहीं श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में। तो हम लोग ये बड़े बड़े रोड ऐसे बना रहे हैं जो वर्ल्ड में इसका नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं कि 2 साल के अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोपियन स्टैंडर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका का जो है, उसके बराबरी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। यही मेरा ड्रीम है और हम निश्चित रूप से उसको पूरा करके आपको दिखाएंगे। तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है फिलहाल मुंबई दिल्ली, एंड आप दुनिया को एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट ये कंप्लीट करके देना चाहते हैं। दैट्स इंसाइटफुल, दैट्स वेरी इंसाइटफुल। आपको तो मैं इतिहास में ले जाऊंगा। शेरशाह सूरी उन्होंने इतिहास रचा था, उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि भाई एक किस्म से एक जीटी रोड होना चाहिए, जिसको आज हम जीटी रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो नितिन गडकरी का जीटी रोड कौन सा है? सर, इतने रोड बन रहे कि मैं किसको कहूँ, क्योंकि अब पूरे देश में चेन्नई से बेंगलोर तक नया एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। अभी सूरत से हम मुंबई पुणे जाने की जरूरत नहीं, वहाँ से डाइवर्ट होकर सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर होकर आप डायरेक्ट तमिलनाडु यानी चेन्नई, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद कोचीन, केरल और बेंगलोर, कर्नाटक, चारों जगह पर डायरेक्ट दिल्ली से जा सकेंगे। और मेरी तो कल्पना है कि शिमला से निकलकर हम मनाली तक जाएंगे, जहां अटल टनल बनी है। अटल टनल से निकल, पहले उसको 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में वो टनल पार होती है। फिर वहां से हम और 4 टनल बनाकर लद्दाख लेह तक आएंगे। लद्दाख लेह से एक आशिया की सबसे बड़ी 13.5 किलोमीटर की जोजिला टनल बना रहे हैं, उसका काम जोरों में चल रहा है, करीब वो बहुत बड़ी टनल है। और उसके वो वहाँ से फिर झेड़मोर, वहाँ भी हमने लगभग काम अब पूरा किया है, 6 महीने में उसका इनॉग्रेशन करेंगे। श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने के लिए कटरा के पहले हम लोग एक्सप्रेस हाईवे मिलेगा, दिल्ली से कटरा,
उस हाईवे से डायरेक्ट 6 घंटे में दिल्ली आएंगे, दिल्ली से मुंबई जाएंगे और मुंबई से जाते समय सूरत से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक, चेन्नई तक, बेंगलोर तक, कोचीन तक, हैदराबाद तक ये हाईवे से पहुंच जाएंगे।